उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान अब राष्ट्रीय स्तर पर फोकस पूरा करके राज्यों की तरफ ध्यान दे रही है। बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी पहले सप्ताह तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राज्यों में संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया 19-20 जनवरी को पूरी होने वाली है, जिसके तुरंत बाद यूपी और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों पर पार्टी का पूरा फोकस रहेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में फिलहाल 6 पद खाली हैं। आपको बता दें कि यूपी में अधिकतम 60 मंत्रियों की सीमा है, जबकि मौजूदा समय में करीब 54 मंत्री हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। साथ ही ओबीसी, एससी और अन्य वर्गों को मजबूत प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। यूपी और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद यूपी और उत्तराखंड के कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन का दौर शुरू हो जाएगा और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इन नामों पर मुहर लग जाएगी। वहीं फरवरी के पहले सप्ताह में कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी देने की उम्मीद है। इधर उत्तराखंड में भी धामी सरकार के कैबिनेट में 5 पद रिक्त हैं। यहाँ भी चुनावी समीकरण साधने के लिए विस्तार की चर्चा जोरों पर है। दोनों राज्यों में जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी के पहले सप्ताह तक मंथन का दौर शुरू हो सकता है और कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दरअसल 2027 में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं फरवरी के अंत तक दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रमों को हरी झंडी दे दी जाएगी। ऐसे में संगठन और सरकार को मिशन 2027 के लिए फुल तैयारी के साथ जुटना है। अगर बात करें तो उत्तराखंड में कैबिनेट में 5 पद रिक्त हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में 6 पद रिक्त लंबे समय से चल रहे हैं। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि 21 जनवरी के बाद नाम फाइनल करने का काम शुरू होगा। योगी सरकार में नए चेहरों की एंट्री से पार्टी 2027 के चुनाव को भी साधने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं की चर्चा छाई हुई है। गोंडा के नंदिनी निकेतन में 1 से 8 जनवरी तक चली राष्ट्र कथा और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन पर हुए शक्ति प्रदर्शन में सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ठाकुरों का बड़ा नेता कौन वाली बहस ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण को नाराज कर दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। गोंडा के नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1 जनवरी से 8 जनवरी तक 8 दिवसीय राष्ट्र कथा का आयोजन किया। इस कथा में पूर्वांचल के कई कद्दावर नेता पहुंचे। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और विनीत सिंह जैसे नाम मंच पर नजर आए। लखनऊ से दिल्ली तक ठाकुर राजनीति और बाहुबल के प्रदर्शन की चर्चा छिड़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी कुंडा के राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह के ना आने की। सोशल मीडिया पर बड़ा कौन, ब्रजभूषण या फिर राजा भैया वाली बहस तेज हो गई, जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह काफी नाराज दिखे। पोस्ट देख करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं कि ब्रजभूषण सिंह। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजा भैया का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो उनके पिता महाराज उदय सिंह का इतिहास जानो। वो संघर्ष के प्रतीक हैं और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और वो उनके पुत्र हैं। उम्र के नाते वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं। तो कृपया ऐसी बकवास बाजी बंद करिए। इस चर्चा से नाराज होकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समाज और जाति को ना बांटने की अपील की।
ये कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं थी। चलो हम बोलते हैं राजा भैया बड़े हैं, क्या दिक्कत है तुमको? अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो हम सब लोगों से बड़े हैं। तो आप समाज पे बांटने का काम मत करें और ऐसा सोशल मीडिया पर झगड़ा लड़ाने का काम मत करें, सोशल मीडिया का दुरुपयोग मत करें। राष्ट्रीय कथा को धार्मिक आयोजन बताने वाले ब्रजभूषण इसे समाज जोड़ने का माध्यम मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस ने इसे सियासी रंग दे दिया। अब देखना है कि विवाद शांत होगा या फिर पूर्वांचल की ठाकुर राजनीति में नई हलचल पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार की पावन धरा पर एक नया विवाद छिड़ गया है। हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे धार्मिक स्थल की मर्यादा को लेकर बहस तेज हो गई है। एक और तीर्थ पुरोहित इसे पुराने नियमों का पालन बता रहे हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के सबसे पवित्र स्थल हर की पैड़ी पर चर्चा का बाजार गर्म है। ब्रह्मकुंड और आसपास के क्षेत्र में कई बोर्ड लगवाए गए हैं। इन बोर्डों पर साफ लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये पहले से मौजूद नियम हैं, जो क्षेत्र की धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए हैं। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे, और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज है। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पहले संविधान बदल दें, ये देश सबका है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। मेरे ख्याल से तो संविधान बदल दें पहले। ये देश सबका है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है। ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते हैं। ये संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर वो कहीं क्राइम करता है तो कानून बना हुआ है उसके लिए। तो इस तरह की बातें अब ये सब बंद होनी चाहिए और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इधर हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगने पर साधु संत इसकी सराहना कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और गंगा सभा के द्वारा ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। 1915-16 में एक नगर पालिका एक्ट बना हरिद्वार में, उसमें लिखित में है ये। भारत में किसी भी क्षेत्र में ऐसा प्रावधान नहीं है कि हरिद्वार का जो क्षेत्र है वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए प्रतिबंधित है। खाली जो कर्मचारी हैं या काम करने वाले जो डेली वेजेस के लोग हैं, उनके लिए कार्य की कोई बाधा नहीं थी इसमें। हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो कदम गंगा सभा ने उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हरिद्वार एक कुंभ नगरी है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। हर की पैड़ी पर लगे ये बोर्ड अब सिर्फ सूचना नहीं बल्कि एक बड़े विवाद का केंद्र बन गए हैं। धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच ये बहस आगे क्या रूप लेगी, ये देखना होगा। लेकिन हरिद्वार की पवित्रता और समावेशी भावना दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में बिजली कटने पर हंगामा हुआ है। सुबह से कटी है रोज संपूर्णम सोसाइटी की बिजली। बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने गैलेक्सी चौराहे पर जाम लगाया। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराया। सुबह से बंद है बिजली पानी की सप्लाई। मेंटेनेंस को लेकर बिल्डर से तनातनी चल रही है। बिल्डर पर मेंटेनेंस टीम को हटाने का आरोप लगा है।
तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हिमांशु, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? कोई समाधान निकल पाया या अभी भी स्थिति सुबह की तरह ही बनी हुई है? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें, दरअसल में ये पूरा प्रकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इरोज संपूर्ण सोसाइटी का है और यहाँ पर बिल्डर और बायर्स के बीच में विवाद था, जिसको लेकर अब बायर्स सड़कों पर उतरे हैं। लिहाजा सड़क भी जाम हुई थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और तमाम बायर्स को समझाकर साइड किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिजली और पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली सुबह से नहीं आ रही है, लिहाजा तमाम बायर्स जो है, रेजिडेंट्स हैं, जो रहवासी है, वो सब लोग परेशान है। साथ ही पानी भी नहीं पहुंच रहा है। ये तमाम मूलभूत सुविधाएं और इसी को लेकर रोष था रेजिडेंट्स में और ये सभी सड़कों पर उतरे थे। फिलहाल पुलिस ने समझाया और अब बिल्डर से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री की बैठक है। ओडीओसी को लेकर सीएम की बैठक चल रही है। एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ होगा। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओडीओसी से हर जिले को नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फूड मैप पर स्थापित होगा ओडीओसी को ओडीओपी की तर्ज पर जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। ओडीओसी के संबंध में अधिकारियों संग उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि ओडीओपी की सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश की पारंपरिक पाक कला को संगठित ब्रांडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फूड मैप पर स्थापित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ओडीओसी से वैश्विक फूड मैप पर उत्तर प्रदेश की पाक कला की विरासत स्थापित होगी। महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं के नतीजे अब सबके सामने हैं। गिनती अब भी जारी है, लेकिन तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। 29 में से 25 से अधिक जगहों पर महायुति ने या तो जीत दर्ज कर ली है या फिर ऐसी बढ़त बना ली है जिससे आगे सिर्फ जीत दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल हुआ है देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई में, जहां शिवसेना के करीब 30 के शासन का समापन हो गया है। यानी कि शिवसेना ठाकरे परिवार का गढ़ मुंबई उनके हाथ से निकल गया है और पवार परिवार का गढ़ पुणे और साथ ही पिंपरी चिंचवाड़ उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। और इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जिसमें ज्यादातर इलाकों में उसे तीसरे या चौथे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। जबकि कई वार्डों में तो जमानत बचाना भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भारी रहा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं ये। मुंबई की तस्वीरें, नवी मुंबई की, पुणे की, नागपुर की, जालना की, कोल्हापुर की। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से माहौल बदला है। और माहौल बदलने के साथ साथ सियासी तौर पर अब बीएमसी के चुनाव में जिस तरीके से नए किंग के तौर पर उभर कर आए हैं और ठाकरे ब्रांड का गेम वहां पर ओवर हो गया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। तो ये नए तरह की चीजें हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद में बीजेपी में हलचल मच गई है। मतदाताओं की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई है, जिससे पार्टी सतर्क हो गई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस राजनीतिक घमासान की क्या कहानी है।
यूपी जहां देश के सबसे ज्यादा 15.44 करोड़ मतदाता हैं, वहां एसआईआर के दौरान जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची ने सबको चौंका दिया है। उम्मीद थी कि मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसके उलट 2.89 करोड़ वोटर कम हो गए। इसको लेकर बीजेपी सतर्क हो गई है। पार्टी ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर बीजेपी अगले 1 महीने में करीब 4 करोड़ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की मुहिम में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो विशेष अभियान है वो यही है कि जो छूट गए लोग हैं, ऐसे मतदाता जो छूट गए हैं, उनसे घर घर जाकर जनसंपर्क किया जाए, चिन्हित करके उनके फॉर्म 6 भरवाए जाए। जिनके एसआईआर अनमैपिंग में छूट गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसी भी है कि जिन लोगों ने एसआईआर का डिटेल नहीं दिया, फॉर्म जमा कर दिया, वो अनमैप्ड कैटेगरी में है, उन लोगों से भी संपर्क किया जाए और उनकी एसआईआर की फॉर्मेलिटी पूरी हो। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं। जो भी ड्राफ्ट मौजूद है उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो आप करोड़ों लोगों को जो आप नोटिस दे रहे हो, सवाल ये कि उसमें तकरीबन 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर होंगे, जो मजदूर होंगे, कहीं बाहर के राज्यों में काम करते होंगे। उनका फॉर्म वापस कैसे आएगा? और जो मजदूर हैं, बाहर काम करते हैं, इमिग्रेंट हैं, वो तो वोटिंग राइट से उनका हक छीन जाएगा, जिनके हाथ में मोबाइल फोन भी नहीं है। सपा के साथ कांग्रेस भी हमलावर है। आरोप लगाया कि हड़बड़ी में वोट कटवाए जा रहे हैं, जैसा बिहार में हुआ। हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों के वोट काटने का काम कर रहे हैं। यही काम चुनाव आयोग ने बिहार में किया, उत्तर प्रदेश में भी यही कोशिश है, और इसी वजह से पंचायत चुनाव के जो वोटर हैं वो 12 करोड़ 70 लाख है। ज्ञानेश कुमार जी जो एसआईआर करा रहे हैं उसमें 12 करोड़ 56 लाख। तो इतना बड़ा अंतर कैसे है? बहरहाल बीजेपी का अभियान कितना सफल होगा और विपक्ष के आरोप कितने सही साबित होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इस अभियान में एक और जहां न सिर्फ नए मतदाताओं का बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो संदिग्ध वोटर हैं, जो गलत वोटर हैं, उनको भी चिन्हित करके उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस कवायद का आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खेलों को मिल रही नई ऊर्जा की एक और मिसाल सामने आई है। गोरखपुर में आज महिला बास्केटबॉल के मैदान में गूंज उठे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बास्केटबॉल कोर्ट पर आज एक अलग ही जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों से कुल 31 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने खिलाड़ियों से परिचय लिया और खुद कोर्ट पर उतरकर बास्केटबॉल का जादू दिखाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए बेहतर इनाम और सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, अगर कोई उत्तर प्रदेश का नौजवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है और टीम में प्रतिभाग करता है, तो हम उस प्रतिभागी को 10 लाख रुपए की मदद प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अगर वह मेडल जीतता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, एकल खेल है, और गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। क्लास 1 की जॉब भी उसे उपलब्ध करवाती है।
सीएम ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जो आज खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा वही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करेगा और पदक भी जीतेगा, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है और मैं भी से कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। सीएम योगी ने सभी विश्वविद्यालयों से अपील भी की कम से कम एक खेल को गोद लें, प्रतिभाओं को निखारें ताकि युवा नशे और विकृतियों से दूर रहें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने। ये प्रतियोगिता न केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल है बल्कि उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति का जीता जागता प्रमाण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।